मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में ज्योग्राफी में हमारा 5th चैप्टर चल रहा था, उद्योग इंडस्ट्री हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि उद्योग क्या होता है। सबसे पहले आपको ये समझाने का प्रयास किया। साथ में उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा, जिसके अंदर हमने आपको बताया कि उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जिसमें आपको हमने बताया कृषि आधारित उद्योग क्या होते हैं, वन आधारित उद्योग क्या होते हैं, आकार में लघु आकार के कौन से होते हैं, वृहद आकार के कैसे होते हैं, स्वामित्व के आधार पे भी बताया था। आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसी लेसन से रिलेटेड, जिसमें हम उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ रहे हैं। आप सभी को बताना चाहूँगी, कोई भी उद्योग धंधा जब स्थापित किया जाता है तो उसको स्थापित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे कारकों की आवश्यकता होती है। जैसे कि कच्चा माल चाहिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए जगह चाहिए, काम करने वाले मजदूर चाहिए, पैसा चाहिए, बाजार चाहिए पास में, और आधारभूत सेवाओं में जैसे जल है, विद्युत है, भूमि है, परिवहन है, संचार के साधन है, ये सब चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें जहाँ उपलब्ध होती है उन्हीं स्थानों पर क्या होता है, उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ के अभाव में हम अपने उद्योग धंधों का सही से संचालन नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि जहाँ पर भी ये कारक उपलब्ध होते हैं सभी उद्योग धंधे वहीं पर केंद्रित होते हैं, वहीं खुलते हैं। कभी कभी ऐसी जगह जहाँ पर सरकार कुछ कम दामों पर विद्युत उपलब्ध कराती है, परिवहन उपलब्ध कराती है, तो ऐसे स्थानों के ऊपर ताकि वह पिछड़े क्षेत्र भी और डेवलप हो सके, उद्योग धंधे स्थापित हो सके, तो सरकार कुछ रियायतें देती है ताकि हमारे पूरे देश का, हमारे सभी शहरों का क्षेत्रीय विकास भी हो सके। औद्योगिकरण जो होता है सामान्यतः नगरों और शहरों के विकास और उससे उसकी वृद्धि भी होती है। आपने देखा होगा जहाँ पर इंडस्ट्री होती है वहाँ पर लोगों को क्या होता है, रोजगार प्राप्त होता है। रोजगार प्राप्त होता है तो इनकी इनकम होती है, इनकम होती है तो डिमांड आती है, डिमांड आती है तो चीज़ें भी वहाँ उपलब्ध रहती है। और यही कारण है कि वो क्षेत्र ज़्यादा विकसित होने लग जाते हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं हम। यहाँ पे एक चित्र से भी दिखाया उद्योगों की अवस्थिति संबंधित कारक यहाँ पे दिखाए गए हैं बच्चों, आप ये भी ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा औद्योगिक तंत्र क्या होता है। औद्योगिक तंत्र में हमारे 3 महत्वपूर्ण तत्व शामिल होते हैं। सबसे पहला निवेश, दूसरा होता है प्रक्रम और तीसरा होता है निर्गत। निवेश में क्या होता है, निवेश में क्या क्या चीज़ आती है, कच्चा माल है, श्रम है, भूमि की लागत है, जल की उपलब्धता है, परिवहन, विद्युत, अन्य, ये सब अवसंरचना में सम्मिलित होते हैं। ठीक है। दूसरा होता है प्रक्रम। प्रक्रम यानी जिसमें प्रक्रिया की जाती है, तो कई प्रकार के क्रियाकलाप इसमें भी सम्मिलित होते हैं जो कच्चे माल को क्या करते हैं, परिष्कृत माल यानी पक्के माल में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। निगत के अंदर अंतिम उत्पाद यानी जो प्रोडक्ट है, हमारा उत्पाद जो निकलता है और उससे अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है सूती वस्त्र उद्योग का। यहाँ पर एक सूती वस्त्र उद्योग में कपास है, मानव का श्रम है, कारखाना है, परिवहन की लागत क्या कहलाती है, निवेश हो सकते हैं। परकमों में क्या होता है कि जैसे ओटाई करना, कटाई करना, बुनाई करना, रंगाई करना, छपाई करना, ठीक है। और कमीज जिसे आप पहनते हैं वे क्या है, तीसरी जो हमारी होती है जिसको हम निगत कहते हैं, यह क्या कहलाता है, वह उत्पादन कहलाता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया गया है कि आप चमड़े के जूते जो विनिर्माण में सम्मिलित होते हैं उनमें तीनों चीज़ें बताइए। विनिवेश क्या है, प्रक्रम क्या है, निर्गत क्या है। निर्गत तो जूते ही आप समझ ही रहे हैं। अब निवेश क्या क्या किया, अब चमड़ा कहाँ से आता है आपको ये बताना होगा। फिर प्रक्रम में चमड़ा बनाया कैसे जाता है, तो ये प्रक्रिया में आएगा। और जो बनकर तैयार हुआ जूता वो क्या है आपको पता है, ये क्या है, उत्पादन है। ठीक है। अब पढ़ते हैं औद्योगिक प्रदेशों के बारे में। औद्योगिक प्रदेशों का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। कहते हैं ना कि एक इंडस्ट्री, एक उद्योग जब स्थापित होता है तो वह अन्य कई उद्योग और व्यावसायिक अवसर दूसरे उद्योगों को भी मौजूद करा देता है। वे अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मैंने एक फर्नीचर का उद्योग लगाया कि मैं फर्नीचर बनाती हूँ, तो फर्नीचर का उद्योग बनाऊंगी तो मुझे क्या होगा, आपको श्रम चाहिएगा, मजदूर बनाने वाले चाहिएंगे, आपको लकड़ी के अंदर ठोकने के लिए कीलें चाहिएंगी, तो आपको हार्डवेयर की दुकान को भी आपने एक अवसर दे दिया कि हार्डवेयर वाला जो कील वगैरह बनाता है, स्क्रू बनाता है। आपको मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी कटाई चिलाई के लिए, तो आप एक
उस इंडस्ट्री को भी डेवलपमेंट दे सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। तो पॉलिश करने वाले के लिए कलर पेंट चाहिएगा, तो कलर पेंट वाला भी आपको चाहिएगा। तो इस तरीके से बेचने के लिए आपको शोरूम चाहिएंगे। तो ये बहुत सारे हैं जो एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। विश्व के जितने भी प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं, जिसमें नाम आता है पूर्वोत्तर अमेरिका का, पश्चिम और मध्य यूरोप का, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया का। मुख्य औद्योगिक प्रदेशों में अधिकांश शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट होते हैं। कारण क्यों है ये कि मैं आपको बताऊं कि जहाँ पर ये चीज़ें हैं वह आधारभूत, जैसे पानी है, बिजली है, ऊर्जा है, ये चीज़ें उनको मिलती है, और यही कारण है कि औद्योगिक प्रदेश उसके आसपास ही स्थित होते हैं। अब भारत की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक आपको चित्र बताया गया औद्योगिक प्रदेशों का, आप देखेंगे इसमें जो ब्लैक स्टोर्स दिखाए हैं ये सब औद्योगिक प्रदेश हैं, और इन सब के डेवलपमेंट होने का कारण है कि यहाँ पर आधारभूत सेवाएं बहुत अच्छी हैं। भारत में भी अगर बात करें, हमारा भारत के नक्शे में आप छोटा सा देखेंगे तो मुंबई के आसपास में आपको दिखाया गया है कि मुंबई है, चेन्नई है, गंगा घाटी है, क्योंकि यहाँ पर पानी, बिजली बहुत आसानी से मिलती है, और यही कारण है कि हमारे औद्योगिक प्रदेश है, जैसे मुंबई है, पुणे है, समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश है, हुगली नदी के पास में है, अहमदाबाद बड़ौदा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम गंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुर औद्योगिक प्रदेश, ये हमारे भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ बताया गया है। अब हम एक औद्योगिक आपदा के बारे में पढ़ते हैं। यूनिट कार्बाइड फैक्ट्री जो कि भोपाल में स्थित थी, मैं आपको बताना चाहूँगी 3 दिसंबर 1984 को लगभग 0.30 यानी रात के करीब 12:30 बजे यहाँ पर एक विशेष औद्योगिक त्रासदी हुई। मैं बताती हूँ, ये बहुत बड़ा यूनियन कार्बाइड का कारखाना है, जहाँ पर कीटनाशक कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ अत्यंत विषैली गैस जैसे मिथाइन आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी जहाँ से इस गैस का रिसाव हुआ। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बहुत सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हमारे आंकड़े बताते हैं 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की यहाँ मृत्यु हुई। हजारों लोग जो बच गए थे वह आज भी एक न एक से अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोक विकृतियों से पीड़ित है। मतलब उस गैस का आज भी इफेक्ट हमारी मानव संपदा पर दिखाई देता है। आगे चलते हैं। 23 दिसंबर 2005 को चीन के गाओ कायो चोंगकिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों पर 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया। अब जोखिम कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी यहाँ बताया है। घर में बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग और दूर रखना चाहिए, यानी इंडस्ट्रीज हमेशा बसावट वाले क्षेत्रों से दूर लगाई जानी चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना की स्थिति जैसे विषैले खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संवहन प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी, अग्नि को बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण करने की क्षमता और सीमा निर्धारित की गई होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए और उनसे करवाया जाना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये औद्योगिक आपदाएं हैं उनको हम करने का प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही है। आप सभी इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने आज प्रश्न बनता है यहाँ पे, उद्योगों की अस्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आपको उत्तर देना होगा क्या क्या है कारक। अभी भी बताया, कच्चे माल की उपलब्ध भूमि, जल, श्रम, शक्ति, परिवहन, है ना। पेज नंबर आप 50 पे जाएंगे तो सेकंड पैराग्राफ की लाइन है। ठीक है, फिर आता है औद्योगिक तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। तो औद्योगिक तंत्र में क्या होता है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत सम्मिलित होते हैं। फिर आपसे पूछा जाए कि भारत के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो उनके नाम बताएंगे। मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, तो जो बताया है अभी। तो आप सभी इस प्रश्नों को बनाएं और इसके उत्तर भी दें। थैंक यू वेरी मच।